हे प्रभु आनंद दाता जाने हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। संसार सागर है अगर तो मात पिता ना भी है, जिसने करी सेवा उसका बेड़ा पारी है। जिन्होंने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधारी है। मात पिता परी मातिमा मिलते न बारंबार है। मात पिता परी मातिमा मिलते न बारंबार है। मिलते न बारंबार है। मिलते न बारंबार है। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तेजलरी पाठशाला में। विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पहले वीडियो में अपन ने जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है और व्यंजनों के वर्गीकरण में जो उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसके बारे में अपन ने बात की थी। अब अपन जो बात करेंगे जो प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, माने कि प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है उनको कितने भागों में बांटा गया है, प्रयत्न कहते हैं किसे हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। माने कि प्रयत्न अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ये हृदय से लेकर मुख तक किए जाने वाले प्रयासों को क्या कहा जाता है, प्रयत्न कहा जाता है। और प्रयत्न के भेद कितने हैं, तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक बाह्य प्रयत्न होता है। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज केवल मात्र जो प्रयत्न के आधार पर जो पहला भेद है अभ्यंतर प्रयत्न, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे आगे वाला जो वीडियो है उसमें अपन जो बाह्य प्रयत्न है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो प्रयत्न किसे कहते हैं, तो प्रयत्न वर्णों के उच्चारण में हृदय से लेकर वर्णों के उच्चारण में हृदय से लेकर मुख तक किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। मानी हृदय से लेकर, एक विशेष तौर से ध्यान रखना, इस प्रकार से जो लिखा जाता है वह ये जो हृदय होता है वो एक मणि की हृदय मणि हृदय अपना जो हृदय होता है, और एक जो इस प्रकार से लिखा जाता है मणि की जो इसमें रेवर्ण जो होता है हृदय मणि होता है तालाब। ये विशेष तौर से ध्यान रखना क्योंकि दोनों को एक ही कर देते हैं कई बार। तो प्रयत्न मणि की वर्णों के उच्चारण में हृदय से लेकर मुख तक किए जाने वाले प्रयास को या प्रयासों को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों के भेद है, कितने भेद है, तो दो भेद हैं।
या मैं कहूँ कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है और दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है, माने कि जो हृदय से लेकर मुख तक किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है और दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। माने कि जिस प्रकार से एक तो हृदय से लेकर के माने जो अभ्यंतर प्रयत्न है, हृदय से लेकर काकलक तक, या जिसको कहें अपन कौवा, अर्थात अपना जो काकलक है वहाँ तक, माने हृदय से लेकर काकलक तक को क्या कहा जाता है, अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। और जिन वर्णों का जो उच्चारण है कहाँ से लेकर के, अर्थात काकलक से लेकर के, काकलक से लेकर मुख तक के प्रयास को क्या कहते हैं, माने कि जो प्रयत्न है दो किसे कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण में हृदय से लेकर मुख तक किए जाने वाले प्रयास को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है जो कि हृदय से लेकर के काकलक तक जो प्रयास होता है उसको क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और जो बाह्य प्रयत्न है वो काकलक से लेकर के मुख तक का जो प्रयास है उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इस प्रकार से जो प्रयत्न है इसके कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए, एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। माने कि जिस प्रकार से ये एक रेखा है, यहां मैं लिख रहा हूं मुख, यहां अपना हृदय मानते हैं अपन। तो इस हृदय से लेकर के जो बीच का जो भाग है, माने कि जो काकलक है, इस काकलक तक को क्या कहते हैं, यानी कि यहां से लेकर के जो काकलक तक का जो क्षेत्र प्रयास है उसे तो अपन क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और जो काकलक से लेकर के जो मुख तक का जो प्रयास है उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न के दो भेद हो गए, एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है जो बाह्य प्रयत्न। अब अपन बात करेंगे जो अभ्यंतर प्रयत्न है, इसके आधार पर जो वर्णों के जो भेद हैं, माने कि व्यंजनों के जो भेद है, माने कि अभ्यंतर जो प्रयत्न है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जिस प्रकार से एक जो अपने स्पर्श व्यंजन है, इसके अलावा स्पर्श जो व्यंजन है, इसके अलावा जो अपने जो संघर्षी है, माने कि ऊष्म जो है या अंतस्थ जो है, उत्क्षिप्त या ताड़नजात जो है, वैसे भी आते हैं। लेकिन जो बाह्य प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न में जो अलग से जो भेद है इनके, तो बाह्य प्रयत्न में जो अपने आते हैं एक अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और जो अघोष जो वर्ण आते हैं वह बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो आज अपन केवल मात्र जो अभ्यंतर प्रयत्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यंतर प्रयत्न, तो अभ्यंतर प्रयत्न में एक तो अपने आते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरे अपने मुख्य रूप से आते हैं
स्पर्श संघर्षी। तीसरे अपने आते हैं ऊष्म या संघर्षी, और चौथे अंतस्थ। इसके अलावा जो उत्क्षिप्त जो वर्ण है, और एक जो है अपने जो नासिके वर्ण है, वह भी किसके अंतर्गत आते हैं? अभ्यंतर पर्यतन के अंतर्गत आते हैं। नासिके 1 2 3 4 5 और 6, माने कि अभ्यंतर पर्यतन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो एक स्पर्श व्यंजन, फिर स्पर्श संघर्षी, फिर ऊष्म, फिर नासिके, फिर अंतस्थ और फिर उत्क्षिप्त। अर्थात अभ्यंतर पर्यतन को किन भागों में बांटा गया है? तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, ऊष्म, नासिके और अंतस्थ और उत्क्षिप्त वर्ण है। अर्थात ये अभ्यंतर पर्यतन के क्या है? भेद, या जिसको अपन क्या कहें? प्रकार है। अपन पहले सबसे पहले बात करेंगे जो स्पर्श व्यंजन है उसके बारे में। स्पर्श व्यंजन, इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। माने कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी, स्पृष्ट या वर्गीय व्यंजन एक ही बात है। अब जो स्पर्श जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो स्पर्श माने क्या होता है? स्पर्श माने होता है छूना। इनकी परिभाषाएं इन शब्दों के अर्थ से ही निकल जाएगी। स्पर्श माने क्या होता है? स्पर्श माने छूना। स्पर्श माने क्या होता है? छूना। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श माने छूना, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है, अतः इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन या व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25। माने की क से लेकर के मैं तक के वर्ण किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। माने कि स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी, स्पृष्ट या वर्गीय व्यंजन इनको कहते हैं। स्पर्श माने क्या होता है? छूना। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है, अतः इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक? कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपना जो दूसरा है स्पर्श संघर्षी। पहला स्पर्श व्यंजन है, दूसरा कौन सा है? तो स्पर्श संघर्षी है।
पहला स्पर्श व्यंजन हो गया अपने दूसरा स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण स्पर्श का होता है तथा अंतिम चरण, जिन वर्णों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण तो किसका होता है, स्पर्श का होता है, और अंतिम चरण किसका होता है, अंतिम चरण संघर्ष का होता है। संघर्ष माने घर्षण या रगड़ का होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। मानी जिन वर्णों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण स्पर्श का होता है तथा अंतिम चरण संघर्ष मनी घर्षण या रगड़ का होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण स्पर्श का होता है तथा अंतिम चरण संघर्ष माने कि घर्षण या रगड़ का होता है, वह कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन संघर्षी जो व्यंजन है कौन कौन से हैं, स्पर्श या मैं नीचे लिख रहा हूं इनकी संख्या इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, जो चे वर्ग में चे, छ, जय और जय अर्थात स्पर्श संघर्ष अर्थात जिनका प्रारंभिक चरण है वो स्पर्श होता है तथा अंतिम चरण है वो संघर्ष माने घर्षण या रगड़ का होता है। तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। माने कि जो च है च, छ, जय और जय अर्थात प्रारंभिक चरण पहले क्या होता है, जीवा जो है अपनी स्पर्श करती है और उसके बाद क्या होता है, संघर्ष या घर्षण के साथ वो उसकी हवा बाहर निकलती है। तो इसीलिए इनकी संख्या कितनी है, 4 है। च, छ, जय और जय जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आता है, स्पर्श संघर्षी वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अपने जो ऊष्म, तीसरा ऊष्म इन्हीं को संघर्षी वर्ण या इन्हीं को ईषद स्पृष्ट ऊष्म संघर्षी या ईषद स्पृष्ट जो वर्ण कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, या इनकी जो परिभाषा अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में अर्थात दो उच्चारण अवयव जब एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं, माने कि दो उच्चारण अवयव जब एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि दोनों उच्चारण अवयवों से जब के बीच से जब हवा बाहर निकलती है, माने कि जो वायु है जब बाहर निकलती है तो वह वायु है केवल घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। तो उनमें कौन कौन से आते हैं, माने कि उनमें क्या कहते हैं, उसमें या संघर्षी या ईषद स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। विशुद्ध रूप से ईषद जो स्पृष्ट या संघर्षी जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है, माने कि हिंदी में जिसे विशेष तौर से 3 वर्णों को माना जाता है, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से अपन बात करें तो जो 4 जो वर्ण है क्ष, क्ष, श और जो शेव है वर्ण है, ये जो 4 वर्ण है ऊष्म संघर्षी या ईषद स्पृष्ट इनको कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है जो 5 जो आगत ध्वनियाँ हैं, विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 5 जो आगत जो ध्वनियाँ आगत जो वर्ण है मानी अरबी फारसी भाषा के शब्दों में जो प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से हैं, ख, ग 3 वर्ण ये हो गए, एक ज हो गया और एक फ जो वर्ण है
ये वर्ण पांचों के जो पांचों वर्ण है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म, संघर्षी या ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट चले जाते हैं कि जब दोनों उच्चारण अवयवों के बीच से हवा बाहर निकलती है तो वह केवल घर्षण या संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। तो ऊष्म, संघर्षी या ईषद जो स्पष्ट है, ईषद शब्द का जो अर्थ है, ईषद माने क्या होता है? खुलना। ईषद माने क्या होता है? थोड़ा। तो ऊष्म, संघर्षी, ईषद स्पष्ट है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट चले जाते हैं कि जब दोनों उच्चारण अवयवों के बीच से हवा बाहर निकलती है तो ऐसी स्थिति में केवल घर्षण या संघर्ष करती हुई, अर्थात केवल घर्षण या संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। तो इस प्रकार के जो ऊष्म या संघर्ष या ईषद स्पष्ट जो वर्ण है, इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो जिस प्रकार से जो चार जो वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? क्ष, क्षय, शे और जो है वर्ण है। इसके अलावा पांच जो आगत जो ध्वनियां हैं वह भी किसके अंतर्गत आती है? तो ऊष्म वर्णों के या संघर्ष जिसको कहें, या जिसको अपन ईषद स्पष्ट वर्ण जिसको कहें, इसके अंतर्गत आते हैं। तो वर्ण कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत क्षय, क्षय, शय और है। इसके अलावा आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां कौन कौन सी? तो क, ख, ज, क, ख, एक ग, इसके अलावा ज और फ जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? जो कि ऊष्म वर्णों के अंतर्गत आते हैं। क्ष, क्ष, क्षय, है। इसके अलावा आगत जो ध्वनियां का ख, ग, ज और फ जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? संघर्षी या ऊष्म वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए अपने, एक तो स्पर्श संघर्षी हो गए, ऊष्म संघर्षी या ईषद स्पष्ट वर्ण हो गए, और अब जो अपन आगे बात करने वाले हैं माने कि स्पर्श व्यंजन हो गए जो कि 25 है, स्पर्श संघर्षी जो कि 4 है। कौन कौन से हैं? छ, जय और जय जो है ऊष्म वर्ण है। उसके बाद में तो ऊष्म संघर्षी या ईषद स्पर्श जो कि क्ष, क्ष, शय और
है, इसके अलावा क ख ग ज और फ जो है। उसके बाद अपन बात करते हैं नासिक के जो ध्वनियाँ है, नासिके वर्ण जिनका उच्चारण या हवा केवल नाक से निकलती है तो वे नासिके वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वह नासिके वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से? सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण है वो किसके अंतर्गत आते हैं? नासिके वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो नासिके वर्ण के अंतर्गत सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण, एक अंग है, फिर ये, और उसके बाद एक ण है, फिर एक न है और एक जो म है। अर्थात ये जो 5 वर्ण है किसके अंतर्गत आते हैं? नासिके वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो अपने स्पर्श व्यंजन हो गए, स्पर्श संघर्षी हो गए, ऊष्म हो गए, नासिके वर्ण हो गए। अब अपन बात करते हैं अंतस्थ वर्णों के बारे में। अंतस्थ जो वर्ण है, इन्हीं अंतस्थ को संघर्षहीन या अर्धस्वर या फिर ईषद विवृत, ईषद विवृत कहते हैं। मानी अंतस्थ, संघर्षहीन, अर्धस्वर या ईषद विवृत कहते हैं। अंतस्थ मनी क्या होता है? अंत्य मनी क्या होता है? मध्य। अंत्य मनी मध्य और स्थे मनी रहना। इसी से याद रखना, अंत्य मनी क्या होता है? मध्य। स्थे मनी क्या होता है? रहना। अर्थात किन मध्य स्थित रहना। किनके मध्य स्थित रहना? स्वर और व्यंजन के मध्य। अर्थात स्वर और व्यंजनों की मध्यवर्ती जो ध्वनियाँ है वह क्या कहलाती है? अंतस्थ कहलाती है। स्वर और व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियाँ क्या कहलाती है? अंतस्थ कहलाती है। स्वर और व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियाँ क्या कहलाती है? मध्यवर्ती ध्वनियाँ अंतस्थ कहलाती है। अब यहाँ पर एक विशेष बात याद रखना, अंतस्थ जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? तो अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4 है। तो संख्या कितनी है? 4 है। 4 कौन कौन से हैं? ये, व, र और ल हैं। विशेष तौर से यहाँ याद रखना, ये, व, र और ल जो है कैसी है? अंतस्थ वर्ण है। लेकिन विशुद्ध रूप से, ये ध्यान रखना, लेकिन विशुद्ध रूप
से अंतस्थ वर्ण केवल ये और वह दो ही है। ये ध्यान रखना विशेष तौर से, सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो विशुद्ध रूप से अंतस्थ जो वर्ण है केवल ये और वह ही है, बल्कि जो एक ले वर्ण है और एक रे जो वर्ण है, ले जो कि कैसा है पार्श्विक जिसको कहते हैं, ले जो कि पार्श्विक है। इसके अलावा जो रे वर्ण है वो किस प्रकार का है, रे वर्ण को लुंठित, परकंपित, कंपनजात कहा जाता है। मैं यहीं पे नीचे लिख रहा हूँ, माने कि विशुद्ध रूप से तो जो अंतस्थ वर्ण है ये और वह है, ये वह रे और जो ले, जो चारों जो अंतस्थ वर्ण है उनमें से विशुद्ध रूप से अंतस्थ जो वर्ण है केवल ये और वह दो ही है। विशुद्ध रूप से अंतस्थ की अगर बात कर ली जाए तो कितने कौन कौन से हैं, ये और वह। जबकि ले वर्ण पार्श्विक तथा रे वर्ण लुंठित या कंपन जात है। अर्थात अंतस्थ संघर्षहीन अर्ध स्वर या जो ईषद विवृत है, अर्थात स्वर मनी की अंत्य मनी मध्य स्थे मनी रहना, किसके मध्य स्थित रहना, स्वर और व्यंजन के। अर्थात स्वर और व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियां क्या कहलाती है, अंतस्थ कहलाती है, अंतस्थ ध्वनियां कहलाती है। संख्या कितनी है इनकी, 4 है। कौन कौन सी, ये वह रे और ले है, जो कि इनका क्या है उत्पत्ति क्रम है। लेकिन जो प्रक्रिया जो क्रम है वो क्या है, ये रे ले और वह। लेकिन विशुद्ध रूप से अगर बात कर ली जाए कि अंतस्थ वर्ण कितने हैं, तो कितने हैं, केवल मात्र कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, ये और वह हैं। जबकि ले जो वर्ण है वो कैसा है, पार्श्विक है। ले वर्ण कैसा है, अर्थात ले वर्ण का जैसे ही अपन उच्चारण करते हैं तो ले वर्ण का उच्चारण करते समय जो जीवा है अपने जो दंत्य है उससे टकराती है, और इसके अलावा किससे टकराती है, अर्थात जो अपना जो वर्ष है उससे टकराती है। जबकि जो रे वर्ण है इसको क्या कहते हैं, लुंठित, कंपनजात या परकंपित जिसको अपन कह सकते हैं। लुंठित, परकंपित या कंपनजात जो वर्ण है वो कौन सा है, तो रे वर्ण है। विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर बात कर ली जाए कि लुंठित, कंपनजात या परकंपित जो वर्ण है कौन सा है, तो रे है। पार्श्वी कौन सा है, तो ले है। लुंठित जो शब्द है, मैं जो लुंठ जो शब्द है, लुंठ शब्द का अर्थ क्या होता है, लपेटना जिसको कहते हैं, गति देना जिसको कहते हैं, ठोकर मारना जिसको कहते हैं, या लुढ़कना जिसको कहते हैं। लुंठित में लुंठ जो शब्द है, लुंठ शब्द का अर्थ क्या है, लुढ़कना, ठोकर मारना जिसको अपन कह सकते हैं, गति देना जिसको अपन कह सकते हैं। तो लुंठित अर्थात जो अपनी जो जीवा है, जैसे ही जीवा का जो अग्र भाग है, अर्थात अपनी जीवा है, इस जीवा का जो अग्र भाग है मानी आगे वाला जो भाग है, अत्यधिक गति के साथ जब वर्ष से टकराता है, वर्ष मनी क्या होता है, मसूड़ा, वर्ष मनी क्या होता है, मसूड़े से टकराती है। और मसूड़े से टकराने के बाद में मसूड़े से टकराती हुई वह निश्वास से तेज गति से निकलती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं। इसी कारण उससे कौन सी ध्वनि होती है, तब कौन सी ध्वनि होती है, जो कि लुंठित ध्वनि माने कि रे वर्ण का क्या होता है, अर्थात बार बार टकराती है। जिस प्रकार रे अपन रे वर्ण का जो उच्चारण करते हैं, रे रे अर्थात पहले स्पर्श करती है और स्पर्श करती हुए क्या करती है, यानी कि टकराती है, अर्थात बार बार टकराती है और फिर अपनी जो फिर क्या करती है, वो कंपन करती है। ये ध्वनि माने कि बार बार टकराती हुई क्या करती है, कंपन करती है। तो उससे कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि लुंठित या कंपनजात या परकंपित जिसको कहते हैं, माने कि रे जो वर्ण है। तो अंतस्थ संघर्षहीन अर्धस्वर या ईषद विपरीत जो है स्वर और व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियां अंतस्थ कहलाती है। संख्या कितनी है, 4 है। ये वह रे और ले हैं। लेकिन विशुद्ध रूप से अंतस्थ वर्ण केवल कितने हैं, ये और वही है। जबकि ले जो वर्ण है, इनमें ले वर्ण क्या है, पार्श्विक है। जबकि रे वर्ण क्या है, लुंठित, परकंपित या कंपनजात।